आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दे मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। हेलो, वेलकम प्यारे दोस्तों, एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको हम वर्ड्सवर्थ पढ़ाने वाले हैं और वर्ड्सवर्थ पे हमने कितनी जानकारियां दे दी थी, आज उसके पहले हम लोग वीडियो बताएंगे। उसके पहले हम आज कुछ जानकारी देंगे। देखिए, ये सब चीजें हमने बताई थी, ध्यान दीजिए। पहले एग्जाम पॉइंट बातें ध्यान दीजिए, हो गया, आपको एंजॉय मैंने करा दिया। देखिए, अगर जहां तक है ये सब बातें मैं उस दिन बता ही दिया था, कुछ बातें रह नहीं गई थी, कि सब बातें हमने बता ही दिया था। आप देखे तो सब मैंने बता दिया था। ये लाइन बहुत जरूरी है दोस्तों, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन इन टिंटन एबे में आती है, याद रखना है। ये पेपर में जीआईसी में आया है, पीजीटी में आया है, ये लाइन पूछी गई। ये लाइन कहाँ से आई है तो आप सबको याद रखना है कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ आई है, आपकी टिंटन एबे में आई है। याद रखना, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आप लोगों को। वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। वर्ड्सवर्थ का कहना है, भले ही हम मर जाते हैं लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, मरने के बाद भी जीवित रहती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहाँ आई है, टिंटन एबे में। ये लाइन आप लोग को याद रखना है क्योंकि कविता पूछी जाती है। बाकी तो आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ अपना सबसे अच्छा कार्य या अच्छा पोएटिक वर्क उसका कब तक चला है, 1798 से लेकर के 1808 के बीच में चला है। और किसके साथ चला था, एसटी कॉलरिज के साथ। ये सब मैंने बता चुका था। और भी मैंने, जैसे कि एक कमेंट आया था गुरु कि वर्ड्सवर्थ को कौन पुकारा है कि इंग्लिश पोएट्री के सबसे महान जैंट, मतलब जैंट में से एक है। जैंट का मतलब राक्षस ना समझिए, बड़ा व्यक्ति बोला गया है, बड़े कवि बोला गया है। तो ये जेसी रैनसम ने कहा है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मैंने स्वयं प्रैक्टिस सेट में देखा है, समझ गए। ये सब याद है। और ये एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड रीड, इन्होंने कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में ये सब बोला है कि आपको यहाँ ये क्या बोला है मैं बताना चाहूंगा कि प्रिल्यूड के बारे में कहते हैं कि निसंदेह यह जगह वर्ड्सवर्थ जो दिखाते हैं या बताते हैं बिल्कुल सही है, और वो रिवोल्यूशनरी थॉट दिखाते हैं। वर्ड्सवर्थ वह व्यक्ति है, वह कवि है जिसे जहां तक नेचर पोएट में एक हाई प्रिस्ट समझा जाता है। हाई प्रिस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा पंडित, किसका, नेचर का। ये किसका कहना है, प्रोफेसर हार्वर्ड रीड का कहना है। याद रखना है सब लोगों को। ये सब बातें मैं बता ही चुका था, फिर भी बता दे रहा हूं। अब ये एक बात और फेमस है कि ये कुछ लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ ने बोली थी। वर्ड्सवर्थ ने ऐसी कौन सी कविता में वो अपने आप को बच्चा दिखाया है, बच्चा मतलब बच्चा बोला है कि भाई वर्ड्सवर्थ अपने किस कविता में एक बच्चे के रूप में अपने आप को पुकारते हैं। और बेस्ट फिलोसफर, नाइट प्रोफेट, ये सब वर्ड कहते हैं। वो कौन सा है, ओड है, एक इमॉर्टलिटी ओड, इसमें बोला गया है लाइनें। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को बच्चा दिखाया है, बच्चे के रूप में डील किया है उस कविता में। अब ये कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें कहां पर आई हैं, याद रखना है। ये द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये लाइनें आई है। ये लाइनें भी आपको याद रखना है दोस्तों। इन लाइनों का मतलब क्या होता है, कि ये लाइनें जो हैं समझने का प्रयास करें। ये लाइनें का मतलब समझेंगे। प्रोथेसियस इज ग्रीक सी गॉड, कि प्रोथेसियस जो है एक यूनानी समुद्र देवता है। कौन है भाई, प्रोथेसियस एक यूनानी समुद्र देवता है जो कहीं ना कहीं अलग अलग आकारों में अज्यूम कर सकता है, स्वीकार सकता है। दूसरे गॉड देखो, दूसरे यूनानी गॉड को देखोगे, जैसे
ट्रिटन है और जो निकलते हैं और कहीं ना कहीं अपने कंठ के साथ विच इज अ ब्लाउज इन ऑर्डर टू कॉम वेव्स, और अपनी लहरों को दिखाते हैं। ये सब जो लाइनें हैं आप याद रखना है। इसको याद करने का एक तरीका है, कैसे याद करना है आपको मैं बता दे रहा हूं। आपको कैसे याद करोगे, ये लाइन पेपर में आ गई कैसे करोगे, इसको याद रखना है ऐसे, यहां से याद करना है कि भाई इसमें एक देवता की चर्चा हुई है, समुद्र देवता की। किसकी? प्रोथियस, ग्रीक सी गॉड। तो इसे याद रखना है। ये किस कविता में आया है? ये आपका द वर्ल्ड टू मच विथ अस, सीधा पेपर में आएगा। ऐसे याद करना है, समझ गए? और कुछ नहीं, पूरी कविता तो याद नहीं करना है क्योंकि कविता में मेन ही लाइन पूछता है पोएम में, ये आपको पता है, ये सब मैं बता ही चुका हूं। आगे चलते हैं भाई। कुछ बातें हमने और भी आपको सिखाया है कि भाई द कंप्लीट टाइटल ऑफ टिंटन अवे। अगर आपसे पूछा जाए टिंटन अवे का पूरा कंप्लीट टाइटल क्या है, पूरा मतलब कंप्लीट चैप्टर का नाम क्या है, तो लोग टिंटन अवे बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है बताइए आप? उसका पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग 8 जुलाई 13 1798। इतना बड़ा नाम है इसका, याद रखना। लोग उसका शॉर्टकट नाम बोलते हैं टिंटन एबे, याद रखना। अच्छा ये बताइए टिंटन एबे में सबसे पहली बार वर्ड्सवर्थ कब गए थे? टिंटन एबे क्या है? पहाड़ी की एक मतलब बहुत कब गए थे? 1793 में पहली बार गए थे। टिंटन एबे पर वर्ड्सवर्थ पहली बार 1793 में गए थे। टिंटन एबे पे दोबारा कब गए थे? 1798 में। तब क्या बताएंगे आप? 1798, 2 बार गए थे। तो दूसरी बार कविता में बोले नहीं है, आज मैं फिर 5 साल बाद आ गया हूं उस जगह उस कलियों में। आप जब कविता पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब आगे भाई वर्ड्सवर्थ ने एक बैलेड लिखा है। बैलेड का मतलब क्या होता है? बैलेड का मतलब क्या होता है? बैलेड का मतलब यह होता है ऐसी कविता जिसमें एक कहानी बताई जाती है, समझ गए? उसमें एक कुटिया का चर्चा है कि माइकल का एक घर था, उस कुटिया का क्या नाम था? याद रखना है, सीधा पूछेगा आपसे, सब लोग पूछेगा कि भाई देखो वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को पब्लिश तो किया था, बिल्कुल सही। वो किसके साथ किया था? कॉलरिज के साथ। ये सब आपको याद रखना है। अब एक चीज भाई, ये लाइन कहां से आई है? ये कविता की लाइन कहां से आई है जल्दी बताओ, तुरंत याद करना है, तुरंत तुरंत लाइन पढ़ो इसको। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, कोई भी नाइटिंगेल इतनी मनमोहक नहीं रहेगी। मोर वेलकम, अधिक स्वागत किया जाता है। नोट्स टू वेरी बॉन्ड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट अमॉन्ग द अरेबियन साउंड्स। ये लाइनें कहां से आई हैं? सॉलिटरी रिपर से। ये लाइनें कहां से आई हैं? जब आप कविता पढ़ेंगे तो वहां आई है। तो एक चीज तो ध्यान रखना बाबू, क्या याद रखोगे इस लाइन में कि भाई इसमें नाइटिंगेल की चर्चा की गई है। नाइटिंगेल की चर्चा की गई है, सॉलिटरी रिपर ही है, याद रखना है सबको। हाँ, इस तरीके से। और अरेबियन साउंड्स दिख रहा है, ये आपका सॉलिटरी। तो की पॉइंट्स याद रखो। पूरी कविता किसी को याद नहीं रहती, पूरी लाइनें किसी को याद नहीं रहती। तुम ऐसा चीज याद करो उस लाइन की, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दिख गया तो वही कविता है, समझ गए? ऐसे तरीका होता है। किसी भी लाइन को याद करना है कविता का तो एक तरीका है, उसमें देखो मेन सा वर्ड क्या है, इसी लाइन में आया इसी कविता में, उससे पकड़ोगे, यही तरीका होता है। पूरी लाइन कोई आज तक न याद कर पाया है, ना मैं ही याद कर पाया, ना आप ही याद कर पाएंगे। एक और लाइन आई है भाई, ब्लिस वाज द दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। कि ब्लिस जो यह है, अब इसको देखो कि जीवित रहने पे डुबा देता है, बट ये टू यंग, जवां होने पर वेरी हेवन, बहुत स्वर्ग, हेवन स्वर्ग जैसा दिखता है। ये लाइनें कहाँ आती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम का एक वर्क है। कौन सा वर्क है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये लाइनें उसमें आती, ये नहीं पूछेगा, ये आपका ज्यादा फेमस वर्क नहीं है वर्ड्सवर्थ का, पूछेगा नहीं, फिर भी हम लोग जानते रहे। अच्छा ये बताओ, शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा था प्रिल्यूड, आपको भी पता है, वो क्या है जल्दी बताओ? वो कहोगे ऑटोबायोग्राफी। वो क्या है? ऑटो। वो कितने किताबों में लिखी गई है? सीधा पूछेगा। 14 किताबों में। जैसे आपने पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट कितने बुकों में है? कितने बुकों में? पैराडाइज लॉस्ट कितने बुकों में है? 12 बुक में है। 12 बुक में पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक लिखा गया है, समझ गए? और सबसे लंबी बुक उसमें कौन सी है पैराडाइज लॉस्ट में? 9वीं बुक। सबसे छोटी बुक 7वीं है। ये सीधा सीधा पेपर में ऐसे पूछता है, समझ गए?
इस बात की याद रखना। तो ये एक बात याद रखना, प्रिल्यूड किसके कितने लाइन लिखी गई है? 14 किताबों में, याद रखना। वर्ड्सवर्थ का एक प्ले था भाई, उस प्ले का नाम था बॉर्डर्स, याद रखना है। वर्ड्सवर्थ का एक प्ले था, उस प्ले का क्या नाम था? उस प्ले का नाम था बॉर्डर्स। ये किसके अंतर्गत आती है? वर्स ट्रेजेडी में लिखी गई है। वर्स मतलब गीत वाला, पोइट्री स्टाइल में, मतलब डायलॉग भी गाने की स्टाइल में लिखे गए थे, समझ गए? ये वर्स ट्रेजेडी के रूप में लिखी गई है और ये वर्स ट्रेजेडी की कैटेगरी में आती है, याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ को कौन एक चीज बोला गया था, क्या बोला था? एवर एंडरिंग मैन, की ये खत्म होने वाला या एंडरिंग मैन है, इसका मीनिंग निकालना दोस्त। तो ये जो लाइनें किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? एस.टी. कॉलरिज ने। अब इसको कैसे याद करना है? एंडोरिंग से, ये मेन वर्ड है, इसे याद रखो कि हाँ ये लाइन है भाई एस.टी. कॉलरिज ने बोला है, बस। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। एक चीज और है, एक लाइन, विच इज द टू बर्ड्स, दो चिड़ियाओं में से कौन सी सॉलिटरी रिपर में कविता में तुलना करते हैं? कौन बताइए? जब सॉलिटरी रिपर पढ़ते हैं तो उन्होंने दो चिड़ियाओं की तुलना की है, वो कौन कौन सी चिड़िया थी जल्दी बताओ? वो नाइटिंगल थी और एक कुकू थी, कोयल थी, याद रखना। यही दो चिड़िया का उन्होंने सॉलिटरी रिपर में चर्चा किया है, याद रखेंगे आप। द सोल वाज लाइक अ स्टार, उसकी आत्मा तो तारों की जैसे थी। एंड ड्वेल्ट अबाउट, जो कहीं गुम हो गई, जो कहीं गुम हो गई। और ये लाइनें जो बोले हैं किसके लिए बोले हैं वर्ड्सवर्थ? ये मिल्टन के लिए बोले हैं। मिल्टन जान आपको बता दें लेट एलिजाबेथन पोएट था, बहुत ही फेमस था, अपने पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है, याद रखना है। आज उसको हम जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट के लिए। उसकी सेकेंडरी इपिक मानी जाती है वो वर्क। कौन सा वर्क माना जाता है? सेकेंडरी इपिक, समझ गए? सेकंड बाइबल भी लोग कहते हैं, लेकिन इपिक माने, तो याद रखना है आपको। तो ये लाइनें जो वर्ड्सवर्थ ने बोली है, किसके लिए बोली है? मिल्टन के लिए, कि भाई उसकी आत्मा तो तारों के समान थी और कहीं जाके दूर गुम हो गई। ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है मिल्टन के लिए, समझ गए? मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग आउट दिस आवर, अगर मिल्टन तुम अगर इस समय या इस घंटे जीवित होते या जीवित ना होते। ये लाइनें कहाँ आई है? ये पूरी एक ही स्टेंजा है, इसका मीनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि और लाइन होती तो बढ़िया अर्थ बता देता। तो ये लाइनें कहाँ से आई है दोस्तों? टू मिल्टन लंदन 1802, ऐसे याद रखना। इस मीनिंग का कोई सार नहीं निकल पाएगा एक लाइन में, क्योंकि पोएट्री हो या पोयम हो, जब तक उसका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता उसका अर्थ नहीं निकलता, समझ गए? तो ये लाइनें कहाँ आई हैं? मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइनें आई हैं टू मिल्टन लंदन 1802 में, याद रखना। दिस सी दैट बोर्स हर बुसम द मून, दिस लाइन, ये लाइनें कहाँ आई हैं? समुद्र वाली बात आ गई, अभी हमने बताया ना, समुद्र मतलब देवता की बात हुई थी ना, तो ये लाइनें यही में आएगी। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, याद रखना। अब आगे चलते हैं कि पिग्गी साइज, किसी पिग्गी साइज का 6 वर्ष का जो प्यारा है, और ये वर्ड्सवर्थ किसे बोल रहे हैं? ये वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कॉलरिज के बच्चे को बोल रहे हैं कि पिग्गी साइज का प्यारा सा बच्चा जो 6 वर्षों का है। ये जो लाइनें बोली हैं, लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने, वो किसके लिए लिखे हैं? हाँ, कॉलरिज के बच्चे के लिए लिखे हैं, याद रखना। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की सही शुरुआत कैरियर कब माना जाता है? जल्दी बताएं। 1797 से 98 के बीच में सही शुरुआत मानी जाती है। इसी समय उन्होंने वर्क लिखना स्टार्ट, शुरुआत पूछा गया है, पब्लिश नहीं पूछा गया, शुरुआत, समझ गए? लिटिल वी सी इन नेचर, जब भी हम थोड़ा कभी नेचर में देखते हैं, दैट इज आवर्स, वह हमारा है। द अबव लाइन, ये लाइनें कहां पर आती हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ऐसे लाइनों को, ये लाइनें कैसे याद होंगी भाई? ये प्रैक्टिस से याद होंगी। आप वर्ड्सवर्थ प्रैक्टिस करिए, आपको ये लाइनें दिखेंगी क्वेश्चनों में, समझ गए? उसी में दिखेंगी। A sense subline of something far more deeply interfused the words given above occur in, ये लाइनें कहाँ आई हैं भाई? जल्दी से बताओ। और sense subline something, किसी चीज का जो सेंस या सब लाइन होता है वो अधिक गहराइयों पे ले जाता है। इंटरफ्यूज, जो मिलाती है, ये शब्द कहाँ आते हैं? ये टिंटर में आते हैं, याद रखना। ये शब्द किस में आते हैं? टेंटर एबे में आते हैं। रॉबर्ट साउदो के गुजर जाने के बाद या रॉबर्ट साउदो के मर जाने के बाद पोएट लॉरेट कौन बना था? तो क्या बताएंगे आप? वो बंदा कौन था? वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ही बना था। रॉबर्ट साउदे भी पोएट लॉरेट थे,
लेकिन पोएट लॉरेट वर्ड्सवर्थ की मौत हो जाती है, गुजर जाते हैं, उसके बाद कौन बनता है? हमारे वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं। वो भी कब बताइए? 1843 में, 1843 में बनते हैं पोएट लॉरेट। कौन बनता है? वर्ड्सवर्थ। नेचर की व्याख्याता या नेचर का ज्ञाता कौन है? और कई मूड में जिसे बोला जाता है वो वर्ड्सवर्थ को ही बोला जाता है। इससे क्या बड़ी बात है? अब मेन बात, अब वर्ड्सवर्थ के सारे वर्कों को हम लोग बेहतर तरीके से एकदम मतलब जानते हो व्याख्या रूप में समझेंगे हर एक वर्क को बाई बाई। तो पहला वर्क आता है वर्ड्सवर्थ का, द एक्सकर्जन बीइंग अ पोर्शन ऑफ रिक्लूस, कि भाई रिक्लूस का एक भाग की बात करेंगे, एक्सपर्सन। ये वर्क वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, बिल्कुल सही। अब इसके बारे में, ये आई कब थी? 1814 में आई थी। यह कैसी कविता है? एक लंबी कविता है, याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं रिक्लूस का क्या है? दूसरा भाग माना जाता है। ये रिक्लूस का कौन सा भाग मानता है? दूसरा। एक्सकर्सन किसका भाग है? तुरंत क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, क्या बताओगे? रिक्लूस का दूसरा भाग माना जाता है। और ये कैसे, ये पोएम का क्या रही? अनफिनिश्ड रही, इसको लिख नहीं पाए थे वर्ड्सवर्थ, समझ गए? वर्ड्सवर्थ दूसरे कामों में बिजी हो गए और इस वर्क को लिख नहीं पाए। अब याद देखिए, फिर भी देखा जाए तो इसको शामिल किया जाता है किसमें? इस वर्क को किसमें शामिल किया गया है? प्रिल्यूड में। आप याद रखिए, अब एक चीज याद हो गया, एक्सकर्सन कहिए या द रिक्लूस करिए, ये सब वर्क जाकर किसमें बनते हैं, शामिल होते हैं? प्रिल्यूड में। तो समझ गए, इनको अलग अलग पोएम ना समझिए, नाम भले टाइटल अलग था, जब इन्होंने पब्लिश कराए होते तो नाम अलग होता, लेकिन ये सारे भाग किसमें जाकर मिलते हैं? द प्रिल्यूड में। तो तैयार है ना दोस्तों? इतनी बात याद रखना है। एक्सकर्सन को 1814 में पब्लिश किया गया था, याद रखना है। एक्सकर्सन पब्लिश हुई थी, लेकिन आपका रिक्लूस पब्लिश नहीं हुआ था। रिक्लूस आपका पब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि एक्सकर्सन को पब्लिश कराया गया था 1814 में। ये देखो, ये कहीं न कहीं 9 लंबी लाइनों की एक फिलोसफल कविता है। ये कितने लाइनों की है? 9 लंबी लाइनों की एक फिलोसफल कविता है। मतलब अपने पूरे जो जीवन में अनुभव किए थे वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इसमें लिखा है। आपका प्रिल्यूड में आप तो पूरा पढ़ाई ही करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें भी लिखा है, याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सकर्जन कब पब्लिश हुआ था? 1814 में पब्लिश हुआ था। ये कैसी कविता है? 9 लंबी लाइनों की फिलोसफल कविता है, जो कि किसमें लिखी गई है? मोनोलोगोस। मोनोलोगोस का मतलब क्या होता है? अब मतलब एक ही बंदा अकेला ही डायलॉग बोलता जाए, अकेले ही बात लिखता जाए, वो मोनोलॉग होता है। मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा बोले। तो ये और किसके द्वारा? ये पास्टोरल कैरेक्टरों द्वारा बोला गया है। यानी किसके द्वारा बोले गए? ये पास्टोरल कैरेक्टरों द्वारा ये मोनोलॉग, एक फिलोसफल मोनोलॉग बोला जाता है। और ये 9 लंबी लाइनों की एक कविता है, समझ गए? प्रिल्यूड की बात करते हैं। प्रिल्यूड और एक्सकर्जन ये जो कहीं ना कहीं ये रिक्लूस का ही भाग है। किसके भाग है? रिक्लूस का भाग है। इसमें कहीं ना कहीं नेचर को दिखाने का प्रयास करते हैं हमारे वर्ड्सवर्थ जी, समझ गए? याद रखना है। अब इसमें क्या क्या दिखाते हैं? मैन और सोसाइटी दिखाते हैं, आदमी और सामाजिकता दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? इन्होंने अपना जीवन, जो होम ऑफ ग्रेस मेयर, ग्रेस मेयर के होम का, ग्रेस मेयर के होम को दिखाते हैं कि हमारा जब वहां घर था कैसा था। एक बात याद रखना, इस नाम से कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ग्रेस मेयर चर्चयार्ड में किसको दफनाया गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो याद रखना, ये ग्रेस मेयर आ गए तो याद रखना वहीं दफनाए हैं। आज भी जाओगे उनकी जो दफनाई हुई बॉडी वहीं है, समझ गए? अब देखे, ये द होम ऑफ ग्रेस मेयर इनकी पहली किताब है। किसकी भाई? रिक्लूस की, समझ गए? द होम ऑफ ग्रेस मेयर जो है रिक्लूस की एक पहली किताब है। और इसको कब पब्लिश किया गया था? 1880 में पब्लिश किया गया था। द प्रिल्यूड बोलो या द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट, एक कवि के दिमाग का जो विकास होता है, इसमें आप किसमें देखते हैं? प्रिल्यूड में देखते हैं। इसका 2 नाम है दोस्तों। प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या बोलोगे? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये इसका दूसरा नाम है। ये कब आई थी? 1850 में, पता है जब वर्ड्सवर्थ मर गए तो उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था। अब ये कैसी कविता है? देखो, अभी तक मैंने इसके बारे में चर्चा की है ना। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्रिल्यूड। हम लोग प्रिल्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रिल्यूड कैसी कविता है? मैंने बताया। कैसी कविता बताओ?
प्रिल्यूड आपकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या बताओगे? प्रिल्यूड कैसी कविता है? ऑटोबायोग्राफी है। ये कौन सा टर्म धारण करती है? इपिक पोयम है। ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है भले, लेकिन ये इपिक पोयम में कंसीडर होती है। और लिखी किस में गई है? ब्लैंक वर्स। किसे कहते हैं ब्लैंक वर्स? देखो भाई, आयम्बिक पेंटामीटर में भले हो वो वर्क आयम्बिक पेंटामीटर में भले ही हो, लेकिन उसमें राइम ना हो, उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। याद रखना है। उसमें राइम नहीं होगा, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा रहेगा, तो से हाँ याद रखना। और आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं? ए बाबू, पांठनिक दुई जोड़ा। देखो, दुई पंजे 10, 5 ही जोड़ा बनाए, जिसमें एक स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। मतलब एक ही तेज से बोलवा, एक ही धीमे से बोलवा, एक ही तेज से ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे धीरे धीरे तरीके से, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। मैं ये मीटर में पढ़ाता हूँ, बहुत बार पढ़ाया हूँ, समझ गए? अब याद रखना, ये प्रिल्यूड या ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ये 1850 में आई थी। और प्रिल्यूड आपकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोयम है। कैसी कविता है? एक ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोयम है। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, लेकिन पब्लिश इनके मरने के बाद हुई है। वर्ड्सवर्थ जब मर जाते हैं तो इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको वर्क को पब्लिश कराया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, पहले इसका टाइटल क्या था प्रिल्यूड का? पहले इसका टाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड था। ये किसके द्वारा है? ये हमारे वर्ड्सवर्थ द्वारा दिया गया नाम है। लेकिन जब मर जाते हैं तो इनका जो नाम बदलती है, कौन बदलती है? इनकी वाइफ, उसका नाम प्रिल्यूड लिख के पब्लिश कराती है 1850 में। ये बात याद रखना है। और ये इनके कब पब्लिश हुई? मरने के बाद, याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं ये 14 सेक्शन या 14 किताबों में बांटी गई है, ऑर्गेनाइज या दिखाई जाती है। याद रखना है। हमने अभी बताया ना प्रिल्यूड कितने किताबों में? 14। अभी तो मैंने बताया ना, याद रखना है। वर्ड्सवर्थ, देखो वर्ड्सवर्थ इसको लिखना कब स्टार्ट किए थे? 1798 या 99 में इसको लिखना शुरू किए थे, और इसको फिनिश करने वाले थे 1805 में, लेकिन फिनिश हुई नहीं थी, आपको पता है। तो दोस्तों आज रहने देते हैं, अगले टीचर आ गए हैं, हम पुनः कल मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वर्ड्सवर्थ के ऊपर। तो जय सिया राम।